आप सबको नमस्कार। और एक अजीब सी स्थिति है। आप सब मुझे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, लेकिन मैं इस समय महसूस कर रहा हूँ जैसे किसी कटघरे में कोई खड़ा हुआ है, या अजायब घर में आपने किसी प्राणी को देखा होगा। दूसरे लोग उसको देखते हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि दूसरे लोगों को वो देख पा रहा है या सिर्फ अपनी धुन में है। तो खैर, ये तो शुरुआती बातचीत हुई। आप लोगों को फिर एक बार नमस्कार। विषय आप लोगों को बता दिया होगा, इसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। और जब मैं ये कहता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कटघरे में खड़ा हूँ, तो ये मत सोचिए कि मैं अपनी जगह अखबारों की बात कर रहा हूँ। मुझे आज जब इस विषय पर शुरुआत करनी थी तो मुझे जयशंकर प्रसाद याद आए, कामायनी वाले जयशंकर प्रसाद। उन्होंने एक चित्रण किया था। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाए, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। यह प्रलय का दृश्य था, यह कोरोना महामारी का दृश्य नहीं था। लेकिन भय जो है वो संभवतः प्रलय को देखकर उस पुरुष मनु के मन में उतना नहीं रहा होगा जितनी घबराहट, जितनी आशंकाएं आज सामान्य व्यक्ति में है। और इस महामारी के मोर्चे पर बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, बहुत सारी कोशिश हो रही है। इंसान की जिजीविषा हमेशा लड़ती है, लेकिन महामारी के मोर्चे पर शब्द भी है, और ये शब्द अखबार के रूप में भी है। भारत में महामारी का हमला पहली बार नहीं हुआ। वर्ष 1994 में सूरत में प्लेग फैली थी, इसे महामारी बताया गया था। लंदन से प्रकाशित टाइम पत्रिका ने उस समय कहा था कि ये मध्यकालीन दहशत है। इस पर काबू पाने में सफलता मिली थी। हालांकि आज तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि वह सचमुच प्लेग था, किस तरह का प्लेग था, या कोई और बीमारी थी। सूरत की महामारी कुछ किलोमीटर तक ही सीमित थी। अखबार सवाल करते रहे कि यह कैसा प्लेग है। ना तो शहर में चूहे मरे पाए गए, और न बसों या रेल की भीड़भाड़ में संक्रमण से यह रोग फैला। सवाल का तर्कसंगत उत्तर, मेरा मतलब है वैज्ञानिक उत्तर, अब तक ठीक से नहीं मिला। कोरोना काल में अखबार पूरी ताकत से रोग की उत्पत्ति, कारण, मृतकों की संख्या, बचाव के तरीके आदि हर पहलू पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। हर उत्सुकता का उत्तर पाने की होड़ लगी है। संभवतः यह पहला अवसर है जब किसी रोग की आपदा को दुनिया के सारे अखबार एक साथ सुर्खियों में महीनों से प्रस्तुत कर रहे हैं। उस हिसाब से संवाद माध्यमों की विकसित दुनिया में महामारी से निपटने के पहले उसे समझने और समझाकर प्रस्तुत करने की चुनौती का सामना यह पहली बार किया जा रहा है। भारत में 1,18,239 पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं के पंजीयक की मैं मार्च 2018 को प्रकाशित रिपोर्ट के आंकड़े आपको बता रहा हूं। भारत में प्रेस नाम की ये जो वार्षिक रिपोर्ट आती है, ये एक साल पहले के आंकड़ों के आधार पर होती है। हमारे पास अब तक अद्यतन जानकारी यही है, और इस हिसाब से ये बिल्कुल मानकर चलिए कि यह संख्या बढ़ी होगी। प्रेस इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार इन 1 लाख से अधिक प्रकाशनों में 47,989 हिंदी में छपते हैं। कुल 17,573 दैनिक अखबार हैं, जिनका प्रसार 47 करोड़ 66,000
629 दर्ज किया गया है। 30 जनवरी को केरल राज्य में पहली बार कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई थी। संक्रमित विद्यार्थी चीन के वुहान शहर से घर आया था। इक्का दुक्का अपवाद छोड़ दें तो देश के सारे अखबार अन्यत्र किसी दूसरी तरह की खबरों में व्यस्त थे। कोरोना का हमला तेज होने तक संसद में बजट पेश किया जा रहा था। राज्य सरकारें अपना बजट पेश कर रही थीं। देश की राजधानी में सांप्रदायिक दंगों की तल्खी और तपन थी। अहमदाबाद में विदेशी मेहमान आने की उमंग भरी खबरें अखबारों में बड़ी जगह घेर रही थी। मलयालम के समाचार पत्र बहुत चिंतित थे उन दिनों। 3 मार्च तक दुनिया के कुल 77 देश चपेट में आ चुके थे। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने होली मिलन समारोह रद्द करने की घोषणा कर दी थी। 12 मार्च को सारे सरकारी समारोह रद्द करने का निर्णय हुआ। 13 मार्च को कोरोना से सरकारी तौर पर दूसरी मौत की पुष्टि की गई। तब तक 12 राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद किए जाते। और जब ये स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, शिक्षा संस्थाएं बंद हो गई थी, तब आपके मन में यह सवाल होगा कि ऐसे दौर में अखबार क्या कर रहे थे। प्रश्न आपका बिल्कुल उचित है और हमें जवाबदेही के लिए तैयार होना चाहिए। देश की 1/3 जनसंख्या के बराबर कुल प्रसार वाले दैनिक अखबारों ने संकट गहराने पर जो किया वह अपने आप में कोई आसान काम नहीं था। मार्च के पहले अखबारे तक भारत के अखबारों की वरीयता और समाचारों की सुर्खियों में विविधता रही। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर अलबत्ता एक अजीब तरह की होड़ शुरू थी। दुनिया के किस देश में कितनी दुर्गति हुई यह दिखाया जा रहा था। कुछ अखबार इससे अछूते नहीं थे। 2 पड़ोसियों की खिंचाई करने का सुअवसर हाथ जो लगा था। एक देश में चमगादड़ का खून पीने वालों के भोज्य कीट व्यंजनों की रसीली परंतु विवत्सता छूने वाली कथाएं छपने लगी। दूसरे पड़ोसी के यहाँ अंतिम संस्कार के लिए जमीन की तलाश की बेचैनी और बेवकूफी को अखबारों में पर्याप्त जगह मिल रही थी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुसंख्यक अखबार संकट का सच जानने और उसकी पड़ताल करने में जुटे हुए थे। 29 फरवरी को, स्थिति को याद करिए, 29 फरवरी को देशी भाषा के दैनिक समाचार पत्र ने एक बहुत बड़ा शीर्षक दिया था, बाजार में कोरोना। और इस खबर में यह बताया गया था कि इस रोग ने इंसानों पर हमला करने के साथ ही अर्थव्यवस्था को डस लिया है। 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट आई है। तब भी अनुमान नहीं था कि संकट पूरे देश को किस हद तक जकड़ लेगा। 19 मार्च को यह घोषणा हुई थी कि 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू मनाने का आह्वान किया है। जनता कर्फ्यू शब्द से थोड़े आप चौंके होंगे, क्योंकि अब तक भ्रष्ट सत्ता के विरुद्ध जो विरोध होते थे, जन आंदोलन होते थे, उनको कभी कभी लोग जनता कर्फ्यू कह दिया करते थे। 22 मार्च की शाम प्रधानमंत्री ने जनता को इस कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए बधाई दी थी और कुछ घंटे बाद फिर लॉकडाउन का ऐलान हो गया था। लगभग सभी समाचार पत्रों ने उस समय जनता कर्फ्यू की ऐतिहासिक सफलता का गुणगान किया। जनता और शासन दोनों की प्रशंसा की। लॉकडाउन किश्तों में बढ़ता गया। समाचार पत्रों के साथ साथ तब तक सरकार ने अधिकृत तौर पर कोविड-19 की विकरालता को स्वीकार कर लिया था। 1.5 दर्जन से अधिक राज्यों के 75 करोड़ से अधिक लोग हर कदम पर साथ दे रहे थे। कोरोना सामान्य अर्थ में युद्ध नहीं था। युद्ध काल में सरकार और समाचार पत्र लगभग समान शब्दावली का प्रयोग करते हैं।
इसे युद्ध की गंभीरता स्वीकार करने का प्रमाण मान सकते हैं आप, लेकिन यह कदम ताल पूरे एक सप्ताह भी नहीं चली। देश के अलग अलग भागों से लोगों के बंधन तोड़कर गांव की ओर भागने, अपने राज्यों की ओर मुख करके किसी भी तरीके से पहुंचने की जो खबरें थी, उन्होंने एक तरह की हड़बड़ी मचा दी। हजारों की तादाद में लोग बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर जमा होने लगे और समाचार पत्रों के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। देवता, देवदूत, जी मैं आपसे कह रहा था कि देवता, देवदूत, फरिश्तों सहित आस्था केंद्रों के दरवाजे भी उस समय तक बंद हो चुके थे। ऐसे कठिन समय में समाचार पत्र यानी कि अखबार सूचना, समाचार, विचार और विश्लेषण से लैस होकर एक एक का द्वार खटखटा रहे थे, दरवाजा खटखटा रहे थे। कल कारखानों के बंद होने, कारोबार तथा निर्माण समेत हर तरह की गतिविधियां रुकने से दिहाड़ी और कम वेतन पर जीवन यापन करने वाला वर्ग पूरी तरह से घबरा गया था। सरकारी संवाद माध्यम, शासन के अपने निर्देश, अलग अलग छोर से मिलने वाली सांत्वनाओं के बावजूद उनका भय दूर नहीं हो रहा था और न उनका पेट भर रहा था। ऐसे में एक नहीं, अनेक शहरों और अनेक भाषाओं के अखबारों ने वंचित, मूक और असहाय वर्ग की दिक्कत, पीड़ा और असहायता की वाणी देने का साहस किया। कुछ समाचार चैनल, सोशल मीडिया, सरकारी माध्यम एक स्वर से कड़े बंदोबस्त, जन कल्याण की पुख्ता योजनाओं और केंद्र तथा राज्यों की कुछ लोक हितैषी गतिविधियों को बार बार दोहरा रहे थे। इस बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जगह पाने लगे। तूने नहीं तो तेरे बाप ने, तेरे बाप ने नहीं तो बाप के बाप ने पानी गंदा किया होगा वाली आक्षेप वाली स्थिति से अखबार बचे तो नहीं, परंतु उनके लिए यह हर घंटे भजन कीर्तन करने वाली खबर नहीं बनी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा। निर्माणाधीन काम रुक जाने के कारण बेरोजगारी के साथ बेघर होने वाले मजदूर खबर बने। भवन निर्माता इन दिनों जिम्मेदारी लेना तो दूर, अधबनी इमारतों में मजदूरों को रुकने देने की अनुमति देने तैयार नहीं थे और अखबारों के लिए यह खबर थी। गांव जाने की त्रासदी का सबसे दर्दनाक किस्सा उन श्रमिकों का है जिन्हें करीब करीब 1000 किलोमीटर पहुंचना था और उसके लिए उन्होंने 100 से ज्यादा रोटियां तैयार की थीं। थके हुए थे। ये 115 रोटियां मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास में सबसे महंगी साबित हुई। सब जगह खबर यही थी कि रेल बंद है। वे सोए तो ऐसे सोए कि खून से लथपथ रोटियां बेसहारा हो गई। और इन्हीं दिनों लोगों को मालूम है कि आपदा प्रबंधन कानून लागू था। अखबार जानते थे इस बात को। बार बार जतलाया गया था कि अखबार में या किसी भी तरीके से अफवाह फैलाने वाले, गलत या भ्रामक समाचार देने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अखबार में दूर टूक लिखने और छापने वाले कुछ तो डरे, लेकिन सभी नहीं। आशंकित हुए, लेकिन रुके नहीं। अफवाहबाज अवश्य पूरी ताकत से अपने अभियान में भिड़ गए। कमी, कमजोरी, अनिर्णय, चूक उजागर करने वाली खबरों पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। शुरुआत तो होली से ही हो चुकी थी। अब इसने सुनियोजित अभियान का रूप धारण कर लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन साफ कर चुका था और ये बात बार बार दोहराई जा रही थी कि कोविड-19 का विषाणु अखबार की डोली में बैठकर जान लेने नहीं आएगा, नहीं आता। इसके बावजूद मुंबई के बाद अनेक महानगरों में अखबारों ने या तो अपनी छपाई बंद कर दी या रिकॉर्ड के लिए मात्र कुछ प्रतियां छाप रहे थे। जिन्हें पढ़ना हो वे ई पेपर देखें।
छोटे शहरों और कस्बों के अखबारों ने मैदान नहीं छोड़ा। 22 मार्च को हिंदी अखबार के एक संस्करण ने जनता कर्फ्यू के दिन अपने वरिष्ठ साथियों को बाहर भेजा। और उस समय तक आपकी जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन कानून लागू नहीं हुआ था। अखबार की रिपोर्ट से पता लगता था कि कुछ जगह ड्राइवर 7-7 दिन से रुके हुए हैं, और ये अपनी मर्जी से नहीं रुके हुए हैं, ये रोके गए हैं। उन्हें टस से मस होने की अनुमति नहीं है, जो जहां है वहीं अटका है। कुछ किसान इसके बावजूद खेतों में फसल उगाने के संकल्प से पीछे नहीं हटे। और आपकी जानकारी के लिए जिन ट्रक ड्राइवरों का मैं जिक्र कर रहा हूं, उनके पास एक छोटा सा स्टोव था, उसमें जो 2-4 घर सड़क के पास होते थे उनसे चावल मिल जाता था, सिर्फ वहां से वो चावल लेके उसको पका कर खा रहे थे। और ये खबरें अखबार में छप रही थी। तो इससे आप समझ आते हैं कि जब लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था, उसकी घोषणा नहीं हुई थी, तब भी स्थिति क्या थी। और मुझे यह समझ में नहीं आता कि लॉकडाउन के दौरान तो सुनियोजित अखबार विरोधी अभियान जोर पकड़ने लगा। निशाने पर अखबार थे। अखबार छूना, छापना, छापकर बेचना और पढ़ना बंद करो, अखबार से कोरोना संक्रमण फैलता है। कुछ अखबारों ने छपाई मशीन के साथ सैनिटाइजर फिट करा दिए, ताकि अखबार पूरा का पूरा सैनिटाइज होकर और अपने उपभोक्ता तक, अपने पाठक तक पहुंचे। हाकरों को मास्क और सैनिटाइजर दिए गए, लेकिन अफवाहों का साथ संवाद के कुछ और तरीकों के साथ इस तरीके से सुनियोजित था। दूसरी तरफ आवागमन के साधन बंद थे। जिला प्रशासन ने समाचार पत्रों के पार्सल ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। और इस रोक के साथ ही और भी इस तरह की कई परेशानियां थीं, जिनके कारण अखबार समय से ठीक तरीके से नहीं पहुंच रहा था। लेकिन इस अफवाह का इतना सटीक प्रचार हुआ कि पाठकों के एक बड़े वर्ग ने अखबार को छूना बंद कर दिया। हाकरों ने अखबार बांटना बंद कर दिया। कुछ पत्र प्रभुओं ने पूरी तरह से छपाई रोक दी। वंचित और असंगठित की आवाज गांव देहात में ही दबाने का ऐसा तरीका मुझे लगता है कि अंग्रेजों को भी मालूम नहीं था। सभी समाचार नकारात्मक नहीं थे। मानवीय संकट का सामना करने कुछ लोग भोजन बांट रहे थे, कुछ हजारों किलोमीटर का सफर पर निकले लोगों के लिए बाकी चीजें छोड़िए, जूते और चप्पल जमा कर रहे थे, ताकि वो अपने घर सही सलामत जीवित थोड़ी बहुत चोट के साथ पहुंच सकें। और इन खबरों के साथ समाचारों पर चेतावनी और सुझाव देने वाली टिप्पणियां भी भयंकर स्थिति का बार बार उजागर कर रही थी, लोगों को बता रही थी। कई जगह ऐसी स्थिति थी कि अपनी तरफ से चिकित्सकों ने पहल की। मुझे मालूम है कि कुछ जगह मानसिक रोगों के जो डॉक्टर हैं, उनके संगठन ने यह तय किया कि हम में से कोई ना कोई एक डॉक्टर कुछ समय के लिए प्रतिदिन इतने समय के बीच में रहेगा, ताकि लोग उनसे बात कर सकें। स्थिति इसके बावजूद सुधरी नहीं थी। इससे थोड़ा लाभ जरूर हुआ, लेकिन मास्क से लेकर पोस्टमार्टम तक के वसूली करने वालों के कारनामे छापना अखबारों के लिए कर्तव्य था। और कुछ लोगों को यह लग रहा था कि यह प्रशासन या सरकार का विरोध है। गलती को दुरुस्त करने का एक तरीका अखबार ने ये बना रखा था कि हम छापेंगे तो कम से कम जहां इस तरह की गलतियां हैं उनको दुरुस्त किया जा सकेगा। मराठी के एक अखबार ने प्रशासन की खामियों और बढ़ती मौतों पर खबर छापी। प्रशासन ने तुरंत फटाक से
उसको एक नोटिस जारी कर दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसके पहले उच्च न्यायालय ने इसी मसले पर प्रशासन को बहुत जमकर फटकार लगाई थी। अब न्यायपालिका से तो आप नहीं लड़ सकते, इसलिए अपना गुस्सा अखबार पर निकाल रहे थे। इस तरह की बार बार स्थितियां हो रही थी। कई कई लोगों को बेवजह, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्रशासनिक लापरवाही के कारण परिवारजनों से दूर रहना पड़ा, जिसको आप कहते हैं संगरोध कहते हैं, तन दूरी कहते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो क्वारंटाइन में जाने की उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उस समय यह लगता था एक सुनियोजित व्यवस्था के अभाव में हर जगह अपने अपने तरीके से काम हो रहा था, और उससे बाहर से आने वाले संदिग्ध मरीजों की संक्रमण जांच, उनकी शुश्रूषा और व्यक्तियों की किस तरह से उपचार की स्थिति में बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। अगर वो संक्रमण है उसे, तो आप उसको सार्वजनिक करिए। मैं तो ये मान के चलता हूं कि ये अगर हमारे जनप्रतिनिधियों ने, बड़े और प्रभावशाली लोगों ने, नौकरशाहों ने पहले दिन से ये तय किया होता कि अगर संक्रमण की थोड़ी भी आशंका है तो हम अपनी तरफ से सबसे पहले हम उसकी जांच कराएंगे, तो संभवतः एक बड़ा लाभ ये होता कि साधारण लोगों के मन से भय दूर हो जाता। अखबारों ने इसके बारे में लिखा, सुझाव दिए। अखबार ये भी चाहते थे कि दहशत और संदेह या किसी मूर्खता के कारण जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध इससे बंद हो जाता, उनकी बोलती बंद हो जाती। बेरोजगार व्यक्तियों को योजनाबद्ध तरीके से वापसी पर योजना के बारे में जो सुझाव अखबार दे रहे थे, डॉक्टरों को अगर बचाव उपकरण, पीपीई किट नहीं मिल रहे थे, तो ये जो चीजें छप रही थी, इन चीजों को नकारात्मक या जन विरोधी कहकर गलत बताना मेरी राय में अपने आप को अंधेरे में रखना है। लॉकडाउन में किंचित छूट के बावजूद अखबारों के राहत के दिन नहीं आए। शराब की बिक्री सशर्त शुरू हो गई। राज्यों की सरकारों की विचारधारा इस मामले में आड़े नहीं आई। एक राज्य से भयभीत नागरिक दूसरे राज्य में जाने लगे। उन्हें जाने देने या रोकने के मुद्दों पर टकराव की स्थिति इतनी अधिक थी, केरल के विरुद्ध कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश, हरियाणा के विरुद्ध दिल्ली की पुलिस आमने सामने इस तरह से थी जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मोर्चे पर हो। और उन दिनों भी अखबार जहां काम करता है, अखबार का जहां दफ्तर है या अखबार जहां छपता है, उसके पास की चाय की टपरी बंद थी। उसके लिए कानून था। और अगर मैं इसको कहूं कोरोना का आपातकाल, तो शायद आप चौंकेंगे। कोरोना के आपातकाल शब्द का मैं इस विशेषण का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि आपातकाल के दौरान बर्बर सत्ता के विरुद्ध बंदी नेताओं के कथन, भूमिगत नेताओं की गतिविधियां और अत्याचारों का विवरण जनता ने अपनी तरफ से स्वयं घर घर पहुंचाया था। उस दौरान भूमिगत रहकर प्रचार करने वाले, जेल भोगने वाले, अपना बहुत कुछ खोने वाले, स्वयं या उसके परिवारजन इन दिनों राष्ट्र और राज्यों में सत्ता संभाल रहे हैं। उनसे कहीं अधिक बड़ी संख्या में हो सकता है सक्रिय राजनीति में अब ना हो या अदा कदा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो, लेकिन कोरोना प्रकोप के दौरान आप देखिए ठीक इसके विपरीत जनता घरों में कानूनन नजरबंद थी। संवाद माध्यम उन तक पहुंचने के लिए सुरक्षित दूरी यानी सूचना प्रौद्योगिकी का ही सहारा ले सकते थे। असहमति और आमजन की परेशानी को खबर के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने से रोकने के लिए जो शक्ति या शक्तियां काम कर रही थी, वो कोरोना विषाणु की तरह अदृश्य थी। प्रधानमंत्री ने कई बार राष्ट्र के नाम संदेश दिए। उन्होंने समाचार पत्र को, संवाद माध्यम को अत्यावश्यक सेवा में शामिल करने का निर्णय दोहराया था। सूचना प्रसारण मंत्री ने माध्यमों का महत्व समझाया। इसके बावजूद ये विरोध चलता रहा और इस विरोध करने वालों में वे लोग उत्साह से बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे जो अखबार के कागज पर रखकर भजिए और पकोड़े खाने पीने के आदी हैं।
मार तो अखबारों पर ही पड़ी ना। अपवाद स्वरूप इक्का दुक्का समाचार पत्र ये समझ सकते होंगे कि ये शायद हम इसको अपना प्रसार बढ़ाने का एक सुअवसर मान लें, लेकिन दुनिया भर में आपदा के नाम पर कोरोना का प्रसार करने वाले कथित खूंखार लोगों के आंकड़े देने से उनका प्रसार बढ़ा या नहीं बढ़ा मैं नहीं जानता, लेकिन जेब थूक सब्जी तरकारी में कोरोना भरकर लाने और बांटने वाले कथित देशद्रोहियों की आस्था और पहनावे का बखान जरूर हुआ। औषधि की उपलब्धता, संक्रमण की जांच का यथार्थ जानने में जुटे अखबार कई बार अकेले पड़ गए। उनके कुछ कर्मी बेवजह अखबार के दफ्तर नहीं जा सके। कुछ अपने नाम और बस्ती के नाम के कारण अलग अलग रहने के लिए विवश किए गए। उनके संसाधनों और साधनों पर चोट होने लगी। एक राज्य ने तो गजब ही कर दिया। मुख्य सचिव ने शासन आदेश जारी किया कि आप अखबार छाप सकते हैं, लेकिन हाकरसों से बंटवा नहीं सकते। मतलब यह है कि या तो अखबार वाले चौराहों पर खोमचे लगाएं और अखबार बेचें, या उनके दफ्तर जाकर आप अखबार खरीदें, लेकिन यह भी कानूनन संभव नहीं था। उन दिनों घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। भारतीय प्रेस परिषद से संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की यानी कि सरकार की शिकायत की गई और उन्होंने जवाब मांगा। अखबारों ने एक तय किया, उन दिनों भी अखबारों ने अपना प्रकाशन बंद नहीं किया। उन्होंने हार नहीं मानी। बहरहाल आज तक इस बात की छानबीन नहीं हुई कि इस तरह का आदेश क्यों और किसके कहने से जारी हुआ था। यह आप कह सकते हैं कि अखबार शायद इससे बेहतर भूमिका निभा सकते थे। किसी अभिनेता की संदिग्ध स्थिति में मौत अपने आप में खबर तो है, लेकिन यह जानना और बताना बेहतर हो सकता था कि चलती फिरती तस्वीरों वाली आभासी दुनिया से कितने लोग वास्तविकता की जानकारी के लिए प्रयास कर रहे थे और मदद के लिए आगे बढ़ रहे थे। हमारी गलती है कि हम बड़े पर्दे पर छाए रहने वाले किसी संक्रमित मरीज के छींकने उबासी लेने की पल पल खबर ले लेते हैं। उसी शहर में उसके जैसे सैकड़ों लोग शहर देहात पहुंचने के लिए भगदड़ मचा रहे थे। अस्पतालों में उनकी लाशें रखने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अखबार पर्याप्त जगह नहीं निकाल सके। एड्स की रोकथाम के दौरान आप याद करिए, अनेक कलाकार रोगियों का हौसला बढ़ाने उन तक गए थे, क्योंकि उन दोनों यह था कि यह रोग छूने से होता है। इस बार अखबारों ने उन सारे लोगों को बेहतर आसन पर बिठाया जो इस तरह के किंचित प्रयास करने में सफल हुआ या जो इस तरह का आह्वान करने के लिए आगे आए। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि अखबार किसके शिकार हुए। शासकीय स्तर पर तथा देश भर में अन्यत्र निजी तथा सामूहिक स्तर पर इस तरह की कारस्तानी करने वाले चेहरे आज तक नहीं उगाड़े जा सके। जैसे कि मैंने आपसे कहा, खास बस्तियों के नाम और उनके संक्रमण की एक तरफा खबरों को उछालने में किस या किन समूहों की दिलचस्पी थी और क्यों, इसका किसी जांच एजेंसी से अधिकृत रूप से अब तक कोई उत्तर नहीं मिला। अखबारों के लिए ना तो कभी दंगों के दौरान ऐसी अग्नि परीक्षा का समय आया होगा और ना आपातकाल में कुछ अपवाद छोड़कर इस तरह की ज्यादती अनेक कारणों से, जिनको सिर्फ आप शासन या प्रशासन जनित ज्यादती नहीं कह सकते, इस तरह की ज्यादतियां हुई। कोरोना के संकट के साथ एक और नया मुद्दा जुड़ा। पेंगांग त्सो यानी झील के पास के इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया। यह पहला अवसर था जब पत्रकार घटना स्थल पर आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। इसके पहले वो वहां पे जाते थे, यहां वहां से कहीं सुनी खबरों को छापने के या सरकारी सूत्रों के सिवा उनके पास कोई दूसरा तरीका नहीं था। उनकी निर्भरता बढ़ गई थी। कोरोना का संकट, आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधान के बाद देश की सीमा पर संकट ने दो टूक सूचना देने वालों को कुछ हद तक हतप्रभ कर दिया। और मैं याद करता हूं राजेंद्र माथुर को।
राजेंद्र माथुर ने आपातकाल में डरकर कलम बंद नहीं की थी, और इसके बावजूद उनके जैसे कई पत्रकार, कुछ जेल में थे, कुछ जेल के बाहर से लिख रहे थे। इस बार पता नहीं क्या हुआ, क्यों ऐसा होता है कि इस बार कोरोना के संकट से निपटने के बीच पत्रकारों पर अलग अलग तरीके से हमले होते रहे। निश्चित ही उस पैमाने पर नहीं हुए, उस तरीके से भी शायद नहीं हुए होंगे। और जब आपने ये मन में सोचा होगा कि मैं बार बार आपातकाल का जिक्र क्यों कर रहा हूं, तो इसका उत्तर देता हूं। विनोद दुआ, आकार पते आदि के विरुद्ध मामले दर्ज हुए। वे सरकार की बजाय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की तरफ से हो रहे थे, उनके निशाने पर थे। जबकि भारतीय प्रेस परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा था कि अखबारों से कोई शिकायत हो तो अदालत या थाने में जाने के बजाय आप प्रेस परिषद से शिकायत करें। इससे शासन का वक्त जाया नहीं होगा, न्यायपालिका का समय बचेगा और इसका एक सही हल निकलेगा। अब सुझाव तो था, लेकिन इसको सुनता कौन है? मेघालय के संपादक के विरुद्ध बार बार शिकायत हुई। उत्तर प्रदेश के अखबारों तथा उत्तर प्रदेश से संबंधित समाचार देने वालों पर तरह तरह से गाज गिरी। सरकारें और बड़े कारोबारी संगठन निर्भय होकर निर्णय ले रहे थे। बाजार बंद थे, परंतु देश विदेश के साथ समझौते हो रहे थे। कोरोना से जूझते देश की साख पर दाग की तरह प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट आई, जिससे झटका लगा। पेरिस की प्रख्यात संस्था रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स यानी RSF ने अप्रैल के अंत में रिपोर्ट जारी की थी। कोरोना के काल में 180 देशों की सूची में भारत 142वें नंबर पर था, यानी भारत 2 सीढ़ी नीचे लुढ़क गया था। वर्ष 2019 के दौरान सौभाग्य से भारत में किसी पत्रकार की हत्या नहीं हुई। 2018 में जरूर 6 पत्रकार मारे गए थे। मैं जिस अखबार में काम करता हूं उसमें शिखर बैठ के हुआ करती है। कुछ वर्ष पहले वरिष्ठ संपादकीय साथियों के साथ कुछ पाठकों को आमंत्रित किया गया था। एक पाठक ने बेबाकी से हमारे सामने कहा, हम आपको पढ़ने का पैसा देते हैं, यह सोचें कि हमें अखबार कितनी देर बांधे रखता है। इस मूल मंच से हमने बहुत सीखा था, बहुत सारे बदलाव किए थे। कोरोना काल में ज्यादातर अखबार नजर कैद की हालत में थे। आप कह सकते हैं कि आंशिक दिव्यांग थे। चुनौती स्वीकार कर डटे रहना अपने आप में अखबारों का पराक्रम है। अखबारों के समक्ष एक और बड़ी चुनौती थी। बुद्धू बक्सा मनोरंजन परोस रहा था। घर बैठे बोनस में रामायण और महाभारत देखने के लिए मिल रहा था। छोटे पर्दे पर अतिरंजित अपराध कथाएं मौजूद थीं। इतना ज्ञानामृत पीने के बाद भुगतान कर खर्च करने के लिए पाठक राजी अमूनम नहीं होता। और फिर उसके बाद पैसे दो, परेशानी और विपत्ति के किस्से सुनो, उन पर विचार करो, भले ही वो सच हो। यह तो अपने आप में एक अजीब सी स्थिति थी ना। अब तक इस नजरिए से आपने विचार नहीं किया होगा, अब विचार करें। अखबार की भूमिका और चुनौती को समझने में आसानी होगी। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन एक बात आप याद रखिए, पत्रकार को संशय करने का अधिकार है। प्रश्न पूछना उसका कर्तव्य है। यदि वह उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तब उसे ऐसा लिखने का अधिकार है। संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हाल सुनाया था। धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, इसके बावजूद संजय ने कोई घोटाला नहीं किया। कड़वा सच बोले, लगातार बोले। लोकतंत्र में राजा और राजा विरोधियों की आंखें तेज। अखबार की गलती उजागर करने का उनका हक बनता है। समाचार के रहते हुए अगर कोई किसी तरह की हमले की या किसी तरह को उनको परेशान करने की स्थिति आती है तो सरकार संरक्षक होती है। लेकिन सरकार के रहते हुए यदि कोई गिरोह हो या समुदाय
आंखों पर पट्टी बांधने या एक तरफा सच कहलवाने का प्रयत्न करे, तब इसमें अंततः अहित जनता का होगा। इससे तत्कालीन शासन प्रशासन की साख पर आंच आने का अंदेशा होगा और आपातकाल में तत्कालीन सरकार ने सिर्फ सारे अधिकार ही छीनकर अपने हाथ में नहीं लिए थे। अखबारों पर सेंसरशिप लागू की गई थी। आपातकाल के प्रावधान लागू कर परोक्षता तत्कालीन सरकार ने हर नागरिक की सुरक्षा और कर्तव्य का दायित्व स्वयं ओढ़ लिया था। जब अपने अधिकार अपनी मुट्ठी में आप लेते हैं तो आप एक जिम्मेदारी भी लेते हैं। ये बात संविधान में बताए गए सारे दायित्वों को अगर आप अपने हाथ में लेते हैं तो आपको आज भी यह सोचना पड़ेगा कि आपदा प्रबंधन कानून लागू करने की आवश्यकता पर किसी का प्रश्न चिन्ह उठाने का कोई कारण नहीं है। लेकिन इस कानून के कड़े प्रावधानों के बीच सरकार ने हर दायित्व अपने सर पर ले लिया था, यह धारणा पैदा होना स्वाभाविक है। आपदा नियंत्रण कानून में अभिव्यक्ति को संकुचित करने वाले कुछ प्रावधान हैं, परंतु सरकार ने किसी प्रकार की सेंसरशिप नहीं लगाई। इसलिए अखबार सीमित दायरे में रहकर अपना दायित्व पूरा करने के लिए छटपटा रहे थे। हालांकि सामान्य दिनों की तरह रहकर काम करना संभव नहीं था और इस तरह की परेशानी के कारण कुछ अखबारों ने प्रकाशन बंद किए, अखबारों की छटनी हुई। प्रधानमंत्री ने संवाद माध्यमों से कहा था, उन्हें सलाह दी थी कि ऐसा ना करें, लेकिन सलाह पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रबंधकों की दलील थी कि भारी घाटा हो रहा है और इस तरह का घाटा उठाना ना समझिए। विज्ञापन बंद है क्योंकि कारोबार बंद है, क्योंकि अखबार ही बंद हो रहे हैं। अखबारों के पेज कम कर दिए गए, प्रसार सीमित हुआ। सरकार सहित अधिक विज्ञापनदाताओं ने पुराने विज्ञापनों का भुगतान रोक दिया। अखबारों पर आए संकट के बीच बेरोजगारी, बेकारी के संकट की अफवाह और मानसिक संतरास के कारण कुछ पत्रकारों की जान तक गई। अखबारों के एक बड़े स्रोत पर अचानक हमला हुआ। अखबारों को समाचारों की आपूर्ति करने वाली समाचार एजेंसी को स्वायत्त प्रसार भारती ने धमकी दे डाली। कोरोना और चीन के दूसरे संकट के बीच करेला और नीम चढ़ा वाली अजीब सी स्थिति बन गई। अजीब दौर यह भी है कि पत्रकारों के कुछ संगठन व्यवसाय की स्वतंत्रता की अनदेखी कर निजी हित के आधार पर बयान देने और चुप रहने की प्रवीणता इन दोनों प्राप्त कर चुके हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने चीन का उल्लेख किया था। उन दिनों कोई पत्रकार वहां पे जा नहीं सकता था। मुझे ऐसे दौर में रमणीका गुप्ता की कविता के एक अंश बार बार कचोटता रहा। देवता बनने की चाह में आदमी को छलता, आदमी से लड़ता, आदमी को जानवर बनाने की प्रक्रिया में खुद ही जानवर बनता। आदमी से आदमी तक कविता का ये अंश है। और आदमी को देवता बनाने की और देवता बनने की इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन अब आदमी की जगह अगर अखबार शब्द कुछ जगह रखकर आप इसको पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि अखबार ने देवता बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन अखबार रहकर और पत्रकार रहकर भी खुश हैं। परंतु उनकी भूमिका के बारे में जब आप निर्णय करते हैं तो इन स्थितियों के बारे में विचार करेंगे। अखबारों की भूमिका पर सनातन सत्य की अनदेखी की जाती है। अपवाद स्वरूप एक घटना, एक मृत्यु भी अखबार के लिए समाचार होती है। किसी को सताने, नीचा दिखाने या अपमानित करने की नियत से ऐसा नहीं किया गया। चौकन्ना करने या ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के समाचार छापना समाचार पत्रों का काम है। इस सनातन सत्य की उपेक्षा करने वाले अखबारों को अगर आपने ये सोचा हो कि कुछ लोग जो इस सनातन सत्य को सही मानने से इनकार करते हैं या इसके कारण अखबारों को ही अपना दुश्मन मान लेते हैं, तो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन उसके बारे में कहीं ना कहीं विचार तो करता है।
और करना चाहिए। अखबारों को पता है कि कोरोना ने आज भी पीछा नहीं छोड़ा है। बलवीर सिंह रंग की एक पुरानी कविता के मुताबिक अभी लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में भारत के पत्रकार और अखबार मैदान नहीं छोड़ेंगे। छपाई मशीन आने से पहले कबीरदास जैसे पत्रकारिता के पुरखे हमें बता गए हैं, कर बंदगी विवेक की बेश धरे सब कोय, सो बंदगी वही जान दे जहां शब्द विवेक ना होए। बीजक साखी में ये जो बात लिखी गई है उसमें ये कहा गया है कि शब्द जब तक विवेक के साथ है तब तक उसकी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन उसकी जो प्रतिभा है, उसकी जो प्रतिमा है, उसको आंच नहीं आएगी। और अंत में आपसे कहना चाहता हूं, समाज के हित में कार्यरत अखबारों और सत्ता के बीच खट्टे मीठे संबंध हर दौर में रहे। कुछ अपवाद छोड़कर हर बार न्यायपालिका कार्यपालिका ने अभिव्यक्ति की आजादी को संरक्षण दिया है। हर पक्ष को यह कहने का पूरा अधिकार है कि हमें भी है शिकवा, उन्हें भी शिकायत, गिला की ये गर्मी दोनों तरफ है। यह शाश्वत रिश्ता है, यह बना रहे और इस तरह का रिश्ता बना रहने की आम भारतवासी के साथ अखबार जगत को भी पूरी आशा है। कोरोना काल में अखबार जगत के साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए किसी तरह की सहानुभूति की, शाब्दिक सहानुभूति की अपेक्षा हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कोरोना का संकट जारी है और यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। बहुत सारे काम अभी किए जा सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सक्षमता और सरकारी योजनाओं के लाभ की पड़ताल करने के लिए समाचार पत्र एक निष्पक्ष समांतर एजेंसी का काम कर सकते हैं, सहयोगी के रूप में काम कर सकते हैं और इस काम को किसी भी तरह से नकारात्मक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उनकी सूचनाओं, समाचारों और सुझावों से लाभ लिया जा सकता है। मृतकों की असली संख्या का विवरण जुटाना चाहिए। कितने लोग संक्रमण से मरे, कितने संक्रमण के दौरान उपचार के अभाव में मरे, कितने संक्रमित ना होते हुए किसी अन्य कारण से मरे, और जो संक्रमित के रूप में मृतक की सूची में दर्ज हुए हैं, क्या उनको किसी और तरह की बीमारी भी थी? क्या उनका उपचार इन दोनों हो पाया, और नहीं हो पाया तो किन कारणों से नहीं हो पाया? समाचार पत्र जगत अपने काम में लगा है, उसे युद्ध में जुटे रहना है। कोई पूछेगा नहीं। इसके बावजूद कहूं कि यदि मुझसे पूछा जाए कि अखबार के कामकाज में बेहतरी के लिए क्या किया जाए, तो मैं छोटे मोटे थेगड़े लगाने की राय देने के बजाय कहूंगा कि प्रेस आयोग बनाने का फैसला हो जाए, तब संवाद माध्यमों की कई समस्याओं का निदान हो जाएगा। हौसला कायम है, अखबार अपना दायित्व निभाते रहेंगे। आप गलतियों की तरह पूरी ताकत से, पूरी गंभीरता से इन गलतियों की तरफ हमारा ध्यान दिलाते रहें। हमें झूठ बोलने और चापलूसी करने पर टोके। यह सब हम अपने भले के लिए ही नहीं, आपके भले के लिए भी कह रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि यह संभव है और इसको संभव आप करेंगे। ये उम्मीद कौन दिला गया? मिर्जा गालिब हमें उम्मीद दिला गए। दिलासा देकर गालिब ने कहा था, ए अंदलीब यक कफे खस बहरे आशियां, तूफान आबद आमदे फसले बयार है। ए अंदलीब, अंदलीब यानी बुलबुल, यक कफे खस बहरे आशियां, तूफान आमद आमदे फसले बहार है। अरे बुलबुल, मिट्टी भर तिनके लेकर घोंसला बनाने वाली, इसे तूफान मत समझ। ये सिर्फ तूफान नहीं है, मतलब ये कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। यह बाहर के आने का संकेत है। और हम जैसे कई पत्रकार होंगे जो ये मान के चलते हैं कि बाहर आएगी, और अखबार उसी जोश से अपनी बात कहेंगे और उनके जोश और तैश को आप सही नजरिए से स्वीकार करेंगे। मुझे इतना ही कहना है। मेरी किसी बात से या कुछ बातों से अगर आप असहमत हैं तो आपको इसका पूरा अधिकार है। आपने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।